पूछा गया था एक क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि जैसे ऑप्शनल से पूछा था कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी वीक हो रही है, हमारा इंडिया में भी डेमोक्रेसी वीक हो रही है जी। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि फासिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो हर जगह पे आ रही हैं जी। तो आपका क्या मानना है? ये कि हमारे जो देश के सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें कई बार कई दूसरी विचारधारा के लोग जो उनसे सहमत नहीं है उनकी तुलना हिटलर से करते हैं, जो बार बार आप बता रहे हैं फासिस्ट शब्द आ रहा है, उन्हें एक फासिस्ट की तरह देखा जाता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्टेड लीडर हैं, वो पीपल्स मैंडेट से यहाँ तक आए जी। तो एग्जाम के सिलेबस को उठाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए जी। ये 2 एक्सरसाइज में अगर 1 महीना भी लग रहा है तो आप अच्छे से कीजिए, इससे आपको उस एग्ज़ाम की डेप्थ पता चल जाएगी। और डेप्थ पता चलने के बाद आप अपनी रिसोर्स लिस्ट जो है उसको अच्छे से चेक करिए और उस पर स्टिक रहिए जी। आप मल्टीपल बुक्स पढ़ने की बजाय अपनी एक बुक्स पर इतनी अच्छी कमांड बना लें जो आपको पेज नंबर तक याद हो। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अभी अभी जो हरियाणा के अधिकारी स्तर का सबसे उच्चतम जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करके एक पद पर पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एचसीएस के नतीजे आए हैं जिसमें 156 अधिकारी नए हरियाणा सरकार ने भर्ती किए हैं। उनमें से एक हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं दीपक शर्मा। उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। दीपक जी, सबसे पहले तो एनडी न्यूज़ पर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। ये बताइए, वैसे तो आमतौर पर ये पूछा नहीं जाता है कि कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, तो कैसी फीलिंग क्या है? सर, पहले जब रिजल्ट आया था तब फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो चुकी हैं जी। अब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। वैसे दीपक जी, ये बताइए कि क्या क्या समस्या आई इस जर्नी के दौरान, और सबसे पहले आपने कहाँ से तैयारी शुरू की और कब सोचा कि आपको अधिकारी ही बनना है? सर, सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जी, तो उस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए जी। तो CAPF CDS के एग्ज़ाम्स को मैंने मल्टीपल टाइम क्वालिफाई किया जी। और असिस्टेंट कमांडेंट और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया जी। लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन गेन की तो चीज़ें समझ में आने लग गई कि सिविल सर्विसेज भी जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो शायद हमें आगे बढ़ा सकती है और जो हमें सोसाइटी को सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और UPSC के लिए भी मैं ट्राई कर रहा था और साथ में HCS जो है ये एग्ज़ाम भी मैं दे रहा था। तो मुझे इस बार बाय गॉड्स ग्रेस सफलता मिली है जी। ये बताइए कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? सर, मेरी प्राइमरी स्कूल 3rd क्लास तक मेरे नरसिंहवास गाँव के पास एक स्कूल है, पूर्णागिरी, शायद यही नाम है अब तो, पूर्णागिरी हाई स्कूल नाम है, वहाँ से की थी। फिर उसके बाद हम भिवानी हो गए और यहाँ से फिर मैंने अपनी 10th तक कंप्लीट किया KM पब्लिक स्कूल भिवानी से। और बाद में फिर मैंने अपनी 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से की जी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स ऑनर्स किया और बाद में मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BEd को कंप्लीट किया जी। ये बताइए क्या क्या चुनौतियां इस जर्नी के दौरान आपको आई कि एक आम छात्र को आपको सुन करके अगर कोई सोचे कि मुझे भी तैयारी करनी है तो किस प्रकार की चुनौतियां इस दौरान आती हैं? सर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी पेशेंस की जी। क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है, आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आउटपुट यहाँ नहीं निकाल सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात जो पेशेंस रखने वाली होती है। चुनौतियाँ देखी जाए तो सर, सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है अच्छे से, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं इनमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और वो कवर करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद आसपास जो एनवायरनमेंट में जो चुनौतियाँ होती हैं वो तो अलग रहती हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आप उतना टाइम दे पा रहे हो या नहीं। और जो बाकी एज़ यूजुअल जैसे कोविड की समस्या भी बीच में आई थी जी। और मेरे साथ तो इस एग्ज़ाम के दौरान कुछ घटना हो गई थी, खेलते टाइम मुझे चोट लग गई थी जी। तो मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ था और साथ में घर पर रहकर थोड़ा खुद को हेल्थी उस टाइम लाइफ स्टाइल में मेंटेन करने की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। कोचिंग कहाँ से ली? ये बड़ा सवाल होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देश में चलते हैं, तो आपने कहाँ से कोचिंग ली?
सर मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली, मैंने अपनी कोचिंग ली ही नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल सर, मैंने टोटली सेल्फ स्टडी की है और शुरुआत से ही मैं अपने सेल्फ स्टडी पे ही लगा हुआ हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज से ज़रूर मैं यूट्यूब से अपना जो भी मुझे सर्च करना होता था वो कर लेता था, लेकिन उसके अलावा मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई फ़ीस नहीं भरी, कोई पैसे नहीं दिए और ना ही कहीं क्लासेस लगाई हैं। तो ये जो बार बार एक सोसाइटी में हवा बन जाता है कि कोचिंग लेना सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी ही है, आपने इसको दता बता दिया, तो क्या लगता है कि बिना कोचिंग के भी ये चीज़ संभव है या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है सर जी, ये आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ चेक करता है, जैसे पेशेंस, परसीवरेंस, उसके अलावा आपके अंदर लास्ट तक लड़ने की क्षमता है या नहीं। कोचिंग सिर्फ शायद गाइड कर सकती है, लेकिन अगर मैं वहाँ गया नहीं तो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एट लास्ट अगर आपने कोचिंग भी कंप्लीट कर ली है तो आपको टेबल पर तो बैठना पड़ेगा जी। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब हम लॉन्ग टर्म पे चेयर पे बैठते हैं तो सिर्फ ये समस्या नहीं होती हमें पढ़ना क्या है, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी कमर में दर्द होने लग जाता है, लेकिन आप उन चीज़ों से डील कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अगर मेहनत करते हैं तो अगर रास्ते भगवान उन्हें अपने आप दिखा देता है, उन्हें बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं, और जब आप एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाते हैं तो आप अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई के नहीं, हर एक फील्ड पे ये चीज़ लागू होती है। जी, ये चूंकि आप बता रहे हैं कि लंबी जर्नी है, कभी ऐसा लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, कभी डीमोटिवेट हुए हो कि यार ये तो गलत पंगा ले लिया, ऐसा कभी एहसास हुआ? ये तो सर रोज ही होता था, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हर रोज़ शाम को यही सोच के सोता है कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन यही एक लाइफ का पार्ट है सर। क्योंकि लेकिन ये कॉन्फिडेंट हमेशा था मैं कि शायद मैं कर सकता हूँ, और ये शायद जो था सर ये रोज़ सुबह फिर उठा देता था और फिर वैसे ही दिन चलता था, फिर शाम को फिर वही हो जाता था कि क्या आज तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई जी। लेकिन एट लास्ट सर अगर आपको सक्सेस मिलती है तो सब सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं जी। आप फिर इन चीज़ों को शायद याद भी नहीं रखते जी। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट तो था सर कि कुछ तो मैं कर लूँगा लाइफ में जी। लेकिन इतना श्योर नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा। ये बताइए अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके, या फिर आपकी जर्नी यहीं आकर के HCS पर ख़त्म होगी या फिर UPSC के लिए आगे जाएंगे? चूँकि मुझे पता है कि आपने पीछे परी भी UPSC का निकाला था, तो अब उसके लिए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सर, अब मैं इसकी बिल्कुल प्रिपरेशन करूँगा UPSC की, और आगे मैंने जो है प्लानिंग बनाई है इसके लिए भी। इस बार मेंस में भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँचूँ और मार्क्स को इम्प्रूव करके फाइनल लिस्ट तक आऊँ, तो उसके लिए मैं कार्यरत रहूँगा सर। ये बताइए कि कितना लिखना पड़ता है, तो कितने टोटल एग्ज़ाम कितने होते हैं HCS के लिए? HCS में सर 4 एग्ज़ाम होते हैं जी। एक जनरल स्टडीज़ का 200 नंबर का जी। एक आपका ऑप्शनल 200 नंबर का, और 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की इंग्लिश। जी। तो अब की बार तो HCS ने ये बोल दिया था कि आप लिखो कितना लिख सकते हो, मतलब UPSC से भी बहुत ज़्यादा लिखना था अब की बार तो एग्ज़ाम में। तो मैं छात्रों के कई बहाने ऐसे सुनता हूँ कि सिलेबस से बाहर आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन UPSC में तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी सिलेबस पर्टिकुलर कोई होता ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं नहीं आपसे। सर, बिल्कुल वेल डिफाइंड सिलेबस है जिसको इंटरलिंक करके UPSC ने खुद दिया है। जी। आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वेल डिजाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस है। जी। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कोई मुश्किल से 1-2 सवाल होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। अगर आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करके उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर ली है, तो बाहर से नहीं आता सर, ये सिलेबस के अंदर से ही आता है सब कुछ। ये बताइए दीपक भाई कि जो ऑप्शनल था वो क्या था आपका? हमारा ऑप्शनल था सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये कैसे चूज़ किया आपने? तो फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो ये कैसे स्ट्रीम चेंज की? सर आप देखेंगे तो अगर पॉलिटिकल साइंस जो है वो खुद जनरल स्टडीज़ के साथ भी ओवरलैप होता है, और ये सब्जेक्ट भी सर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने भी कहा है कि फॉरेन पॉलिसी में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। जी। जैसे कोविड रशिया यूक्रेन के टाइम पे ऑपरेशन गंगा था, हमारे यूक्रेन में कुछ छात्र फंस गए थे। जी। तो तब भी हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन थे, हम उनको निकाल पाए। जी।
और भी सर, जो आप न्यूज़पेपर को भी देखेंगे तो आपको रेगुलरली आर्टिकल मिलेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड या IR से रिलेटेड जी। तो वैसे भी जनरल इंटरेस्ट में आ जाता है ये टॉपिक। और दूसरा सर, मेरा खुद का इंटरेस्ट था इस सिलेबस में, इतना अच्छा एक सब्जेक्ट था तो उसको मैंने फिजिक्स के बाद परस्यू करना ठीक समझा। जी, ये बताइए कि इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? इसमें मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी है कि क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में? आपके बारे में पूछते हैं, स्टडी के बारे में पूछते हैं, किस प्रकार का रहता है इंटरव्यू और कितने समय का रहता है? सर जैसे HPSC ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा भी था कि ये कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है जी। यहाँ ना आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, ना आपसे ये कहते हैं ग्रिलिंग के लिए सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। वो आपसे ही आपके सवाल पूछेंगे आपकी लाइफ के बारे में ही, और वहाँ से कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जी। जैसे अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कोई भी अगर मुझे सिचुएशन दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में मेरी इंटीग्रिटी क्या है, मैं डाउटफुल तो नहीं है वो चीज़, मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है ऑन द स्पॉट मुझे आंसर ना भी पता हो तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे ब्लफ कर रहे हैं तो फिर वो मान लेते हैं कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लफ करेगा जी। तो इस तरह की कुछ तो कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे दीपक? मुझसे जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जो है एक्सपर्ट्स ने मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे थे जी। और उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल थे, साथ में फिर जो मेरा बैकग्राउंड था उससे भी सवाल पूछे गए थे। ये बताइए, ऐसा कोई सवाल आपको याद आ रहा हो जिसमें आपकी विशेष दिलचस्पी रही हो? सर सच बताऊं तो जो इंटरव्यू के 20 मिनट होते हैं वो ये होता है कि बस किसी तरह एक बार कट जाएं, क्योंकि कोई हर आदमी को हर चीज़ नहीं आ सकती, और अगर सामने 5 लोग बैठ के आपको अगर फेस कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं आपको तो आप वैसे ही इनसिक्योर सा फील करते हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी नर्व कंट्रोल करके एक ठीक सा आंसर जो है वो अगर आप दे देते हैं तो ठीक रहता है। ऐसा ही जैसे मेरे साथ पूछा गया था एक क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि जैसे ऑप्शनल से पूछा था कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी वीक हो रही है, हमारा इंडिया में भी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि फासिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो हर जगह पे आ रही हैं, तो आपका क्या मानना है? तो अगर मैं उसको डायरेक्टली जवाब देता कि सर ऐसा हो रहा है तो शायद ठीक नहीं रहता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम साउथ एशिया में अकेली ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने 75 ईयर्स तक भी जो है डेमोक्रेसी को सस्टेन करके रखा है जी। तो मैंने अपने जवाब में यही कहा था कि सर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इंडिया में डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, और बाकी आपकी विजडम आप जैसा सोचते हैं, मेरी ये सोच नहीं है, लेकिन अगर वर्ल्ड की तरफ देखें तो सर फिर मैंने उसको अपने ऑप्शनल से कनेक्ट कर दिया था कि हर जो नेशन है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है और पावर बढ़ाने के लिए जो है आगे आता है, तो इसमें कहीं कुछ फासिस्ट टेंडेंसी आ जाती हैं, जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वार के दौरान किया था, वहाँ एक लीडर हिटलर उभर गया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है सर, हमने सहेज के रखा है डेमोक्रेसी को, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोले जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पे आप ये बताइए कि लगता है आपको कि हमारी डेमोक्रेसी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले कुछ आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना नहीं है इंडिया में, उस प्रकार से आप सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जैसी उन कंट्रीज़ में? सर जैसे जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं वो सब वेस्टर्न डोमिनेटेड है जी, और हमारा जैसे अमृत्य सेन ने भी बताया कि हमारी कुछ एशियन वैल्यूज़ हैं जी, हम उनसे ऊपर जाके अगर हम वेस्टर्न मॉडल को अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी बाकी देशों की तुलना में बेहद ठीक है जी। जैसे आप अगर बात ही करना चाहते हैं अफगानिस्तान की कर लीजिए, पाकिस्तान की कर लीजिए, वहाँ हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी रह के अगर इंडिया ने इस लेवल तक डेमोक्रेसी को सस्टेन किया है, अगर यूरोपियन नेशंस के पास थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो वो आकार मच जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमारे पार्लियामेंट ने भी अभी तक सहेज के रखा है जी। बाकी सर जनरल विल है लोगों की और उस हिसाब से भी द पीपल ऑफ इंडिया, इसीलिए जो है। ये बताइए कि हमारे जो देश के सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें कई बार कई दूसरी विचारधारा के लोग जो उनसे सहमत नहीं हैं उनकी तुलना हिटलर से करते हैं, जो बार बार आप बता रहे हैं फासिस्ट शब्द आ रहा है, उन्हें एक फासिस्ट की तरह देखा जाता है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्टेड लीडर हैं, वो पीपल्स मैंडेट से यहाँ तक आए हैं, तो आप बोलने को तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फेयर जो है हमारा प्रोसीजर इलेक्शन का, और ये कमेंट करना भी गलत होगा अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं, हमारी मर्जी से वहाँ तक पहुँचे हैं,
तो ये तो क्रिटिक्स तो सर कुछ भी जी, ये ज़्यादा व्यक्तिगत सवाल हो गया। दीपक भाई ये बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी छात्र तैयारी कर रहे हैं कि किस स्तर तक या फिर कोई करने की सोच रहा है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? सर अगर नॉर्मली मैं बताऊं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर कुछ भी हो, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है जी। सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को उठाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए जी। ये 2 एक्सरसाइज में अगर आपको 1 महीना भी लग रहा है तो आप अच्छे से कीजिए, इससे आपको उस एग्ज़ाम की डेप्थ पता चल जाएगी। और डेप्थ पता चलने के बाद आप अपनी रिसोर्स लिस्ट जो है उसको अच्छे से चेक करिए और उस पर स्टिक रहिए जी। आप मल्टीपल बुक्स पढ़ने की बजाय अपनी एक बुक्स पर इतनी अच्छी कमांड बना लें जो आपको पेज नंबर तक याद हो जाना चाहिए जी। तो और बाकी तो सर पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगें और जो भी जितनी भी नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ आपके अराउंड हैं या फिर आप कहीं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो आप इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट किया, आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है किसी शादी में जाने से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप जाना बंद कर दीजिए। 1 साल में कुछ नहीं घटेगा बढ़ेगा, सब आपके पास ही रहेगा। तो आप पेशेंस रखें, अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, एक चीज़ और कि बिल्कुल किताबों पे पढ़ा ही रहना पड़ता है, ऐसा एक हुआ है। इसमें क्या सोचते हैं कि आप भी बिल्कुल शादियों में जाना छोड़ दिया था या सोशल मीडिया को छोड़ दिया था या खेलना कूदना छोड़ दिया था, जो चीज़ें थी वो बंद कर दी थी, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ थी आपके लिए? सर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग है सर, हर किसी की फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं और कोई रोबोट की तरह थोड़े पढ़ना होता है जी। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, खुद को सीमित जरूर कीजिए लेकिन बिल्कुल एक कमरे में बंद मत कीजिए जी। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आपकी कुछ हॉबीज होती हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं तो खुद को नहीं जान पाते जी। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं या फिर खुद से ही थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं वो बाहर आने लगते हैं जी। जैसे अगर आप गार्डनिंग करना कुछ लोगों को पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को साइकिलिंग पसंद हो सकता है जी। तो आप इंडिविजुअल खुद को जानने की कोशिश करें और साथ में आप मोटिवेटेड रहें। जो भी आपका सोर्स हो, अगर आपको किसी इंसान से बात करके मोटिवेशन मिलती है तो वो कीजिए, कोई वीडियो देख के मिलती है तो वो कीजिए। और अगर आप सेल्फ मोटिवेशन कोई अगर हथियार बना लेंगे तो उससे तो बेस्ट कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद पर भरोसा ज़्यादा करेंगे। जी, तो ये थे दीपक शर्मा हमारे साथ जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में पूरा बताया। चूँकि मेरे दोस्त हैं, हम लोग आपको बता दें कि साथ भी रहे हैं कई सालों तक, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए रूम में एक साथ हम लोग रहे हैं और इनके संघर्ष को मैंने करीब से देखा है और आप भी इनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने का तो ये इंटरव्यू जरूर देखें और कामना करते हैं कि दीपक शर्मा एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनमें भी सफल होंगे और यूपीएससी तक जाएंगे और भिवानी का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनेंगे। ये हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं और मुझे तो इनसे बात करके, मैं तो करता रहता हूँ, बहुत मज़ा आया। और आपको ये वार्तालाप कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अगर आपका कोई सवाल है दीपक शर्मा से वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो छात्र हैं उनकी सहायता हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे हैं संजय।